प्रदेश में संभल अब शांत है, लेकिन जिन लोगों ने इस शहर को अशांत किया, पुलिस अब उनकी शांति भंग करने का पुख्ता प्रबंध कर रही है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने अब संभल के पत्थरबाजों से वसूली का प्लान बना लिया है। सीसीटीवी फुटेज से जिन जिन लोगों की पहचान सामने आ रही है, उनके पोस्टर लगाए जाएंगे। पहले गिरफ्तारी और फिर जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई। पुलिस के मुताबिक अब तक 24 नवंबर की हिंसा में शामिल 27 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें 3 नाबालिग भी शामिल हैं। उनकी तस्वीरें आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब बाकायदा ये तस्वीर टीवी स्क्रीन से निकलकर पोस्टर पे जाएंगी और पूरे जिले में छापी जाएंगी। मुरादाबाद के मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह के मुताबिक ये संख्या बढ़ भी सकती है। गिरफ्तार आरोपियों में 3 महिलाएं भी हैं, जिन पर संभल में पुलिस पर छतों के ऊपर से पथराव करने के आरोप हैं। संभल पुलिस ने अब तक हिंसा और पथराव के 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान कर ली है। अब इन लोगों के पोस्टर चौक चौराहों पर लगाए जाने की तैयारी भी है। जो लोग इनकी सूचना पुलिस प्रशासन को देंगे, उन्हें इनाम भी दिया जा सकता है। आरोपियों से सरकारी संपत्ति को हुए नुकसान की वसूली की जाएगी। यूपी सरकार पहले ही उपद्रवियों और अपराधियों से नुकसान की वसूली और उनके खिलाफ पोस्टर का अध्यादेश जारी कर चुकी है। संभल के एसपी का कहना है कि किसी भी निर्दोष को पकड़ा नहीं जाएगा, लेकिन कोई भी दोषी बचेगा नहीं। ऐसे में हिंसा वाले इलाके के एक-एक सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है और इन सीसीटीवी से ही सच सामने आ रहा है 24 नवंबर का। पत्थरबाज इन कैमरों में, इन सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। वहीं से उनकी शिनाख्त की जाएगी। सीसीटीवी की पड़ताल में ऐसे कई आरोपी आपको दिख रहे हैं। हाथों में पत्थर, चेहरों पर पर्दा। आज ही संभल पुलिस प्रशासन ने फरार पत्थरबाजों की तस्वीरें जारी की। इनमें कुछ लोगों के नाम पता भी मालूम हो चुके हैं, जबकि कईयों की पहचान अभी बाकी है। आप मेरे बगल में अब 3 लोगों की तस्वीर देखेंगे। इनमें पहले का नाम बताया जा रहा है साबिर, जबकि बाकी 2 लड़कों की पहचान अभी बाकी है। तीनों ही पत्थरबाजी करते हुए कैमरे में रिकॉर्ड किए गए हैं। अब एक और तस्वीर देखिए। इसमें 4 लोगों की तस्वीरें शामिल हैं। दूसरे नंबर पर जो आदमी है उसका नाम सुभान बताया जा रहा है। सीसीटीवी में पकड़े गए 4 और पत्थरबाज की तस्वीर आप देखिए। इनमें से बीच वाले का नाम है निहाल। अब एक और तस्वीर, इसमें भी बीच वाले की शिनाख्त हो चुकी है और इस आदमी का नाम है एहसान। देखिए किस तरीके से अपने मुंह में रुमाल या फिर टी-शर्ट या फिर नकाब या फिर कोई मास्क बांध करके अपनी पहचान को छुपाने का बाकायदा इंतजाम उस दिन किया था। सबसे आगे वाली पंक्ति में नाबालिग लड़कों को रखा गया था। बच्चे, महिलाएं वो आगे रखे गए थे। पुलिस डायरी के मुताबिक पत्थरबाजों के फोटो एल्बम में अब आप जिन 4 लोगों को देख रहे हैं, इनमें से अब तक 2 की पहचान हो चुकी है। 4 आरोपियों की तस्वीर में पहले का नाम है हब्बू, तो तीसरे का नाम ओवैस बताया जा रहा है। आरोपियों में किसी ने चेहरे पर रुमाल बांधा है, तो किसी ने कपड़ा ही बांध लिया है, किसी ने मास्क से पहचान छुपाने की कोशिश की है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने चेहरा खुला रखकर पुलिस को चैलेंज किया। ये जो 4 आरोपी हैं, इनमें से अभी तक सिर्फ हसनैन की ही पहचान हो पाई है। पर सबसे ज्यादा दंग करने वाला वीडियो वो है जो मैं अब आपको दिखाने जा रही हूं। ये वीडियो संभल की शाही जामा मस्जिद के करीब हिंदू खेड़ा इलाके की है। जरा देखिए कि कैसे छत से महिलाएं खड़े होकर नीचे पुलिस पर पथराव कर रही हैं। ऐसे ही वीडियो के आधार पर अब जो पत्थरबाजी में महिलाएं शामिल थीं, उनकी तलाश पुलिस ने शुरू कर दी है। लेकिन ये जो घर वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है, इस घर पर अब ताला लटक गया है। बताया जा रहा है कि पत्थरबाजी के बाद ये महिलाएं अपने परिवार समेत फरार हो गईं। बड़ी बात यह है कि संभल के इसी इलाके से पत्थरबाजी के आरोप में 3 और महिलाओं की शिनाख्त और गिरफ्तारी हो चुकी है। वो 3 महिलाएं रुकैया, फरहाना और नजराना। उनकी भी बाकायदा तस्वीर जारी की है पुलिस ने। ये जो इलाका जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसी से एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा ने।
संभल में जो हिंसा हुई है, पुलिस ने उसमें 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें 3 महिलाएं भी शामिल हैं। इस वक्त हम रुकैया आरोपी जो महिला है और नजराना उनके घर पे खड़े हैं, लेकिन यहाँ पर ताला लगा हुआ है। तमाम जो आरोपी हैं उनके घरों पर इसी तरीके से ताला लगा हुआ है। ये रुकैया का घर है जिसमें फ़िलहाल कोई नहीं है, और ये अगर आप देखेंगे तो ये नजराना का घर है और इसमें भी ताला लगा हुआ है। ये जो पूरा इलाका है, ये हिंसा होने के बाद आप देखेंगे कि पूरे इलाके में जो घर हैं उन घरों पे ताले लगे हुए हैं और लोग घरों को छोड़ करके बाकायदा चले गए। ये मुख्य गली है, आप देखेंगे इस घर में भी यहाँ पर ताला लगा हुआ है। पुलिस ने 100 से ज़्यादा आरोपियों को चिन्हित किया है और उनकी भी जल्दी ही धरपकड़ की जा रही है। लेकिन इस हिंसा के बाद जो आरोपी लोग हैं वो लोग अपने अपने घरों पे ताला लगाकर इलाके से गायब हो रहे हैं। पर संभल की सबसे बड़ी त्रासदी है 5 लोगों की मौत। मृतक के परिवार और विपक्ष का कहना है कि पुलिस की गोली ने ये जिंदगियां ले ली। लेकिन अब संभल पुलिस की ओर से एक और तस्वीर जारी की गई है जो उस दावे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। आप इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। भीड़ में सबसे आगे इस नकाबपोश को देखिए। इसके हाथ में हथियार होने का दावा किया जा रहा है। दावे के मुताबिक इसी आरोपी ने भीड़ पर गोली चलाई। अब ये कौन है और इसके पास हथियार आया कहां से? कहीं इसी की गोली से भी किसी की मौत तो नहीं हुई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनकी गुत्थी सुलझाना बेहद जरूरी है। इससे पहले आपने एक और वीडियो भी देखा होगा जिसमें ईंट पत्थर से भरी सड़क पर पुलिस वाले एक गन चलाते हुए नजर आए हैं। ये वीडियो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो के जरिए पुलिस वालों को भीड़ पर गोली चलाने और लोगों की मौत का जिम्मेदार ठहराया गया। अब जरा पुलिस की तरफ से जारी तस्वीर और ये जो पहले तस्वीर वायरल हो रही थी, इन दोनों को साथ में देखिए। पुलिस के हाथ में हथियार होना काफी मामूली सी बात है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि भीड़ में शामिल नकाबपोश के हाथ में ये हथियार कैसे आया। संभल हिंसा के दौरान लोगों की मौत और गोलीबारी पर हर किसी की अपनी अपनी थ्योरी है। पुलिस का दावा है कि उसने गोली नहीं चलाई, वो सिर्फ पंप एक्शन गन और रबर बुलेट्स लेकर के भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे। ये फ्रेंडली फायर से 5 मौतें हुई हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर भी यह दावा किया गया है कि मौत की वजह पुलिस की गोली नहीं बल्कि देसी कट्टे से चली हुई गोली है। रिपोर्ट में 315 बोर की गोलियों से जख्म का पता चला है जो आमतौर पर देसी पिस्तौल से चलाई जाती है। लेकिन इस पर यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे का कहना है कि कई बार पुलिस ही अपने पास 2 तरह के असलहे रखती है, एक अपना सर्विस वेपन और दूसरा देसी कट्टे, जिससे वो फंसने से बचने के लिए प्राइवेट असलहे का इस्तेमाल करती है। सीसीटीवी है वो प्रोसेस कर लिए गए हैं। 100 से ज़्यादा लोग हैं, उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उनके चेहरे हैं, उनको जल्द ही जो है पुलिस द्वारा जो नीचे स्तर पे उनके साथ शेयर किया जाएगा और उनकी धरपकड़ की जाएगी। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि कोई भी निर्दोष व्यक्ति है वो जेल नहीं जाएगा, लेकिन जिस भी व्यक्ति ने पत्थर उठाया, पुलिस के ऊपर चलाया, उस व्यक्ति को जरूर जेल भेजा जाएगा। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आँख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। इसने जो आत्मरक्षा में कार्रवाई की है, मैं उसकी तारीफ करता हूं, पुलिस के संयम की सराहना करता हूं। लेकिन अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि उनके 100 से जो गोलियां बरामद हुई हैं, वो गोलियां 315 बोर राइफल ये पुलिस इस्तेमाल नहीं करती। बृजलाल खुद डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, अब ये भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा है
उनका कहना है कि जो गन पुलिस के हाथ में दिख रही थी वो एक पंप एक्शन गन है और उन्हीं के टेन्योर में इस गन का इस्तेमाल उत्तर प्रदेश पुलिस ने शुरू किया। अगर भीड़ ने गोली नहीं चलाई, अगर उसमें शामिल सारे लोग निर्दोष थे, तो ये भी सोचने वाली बात है कि वो सबूत को मिटाने की कोशिश क्यों करेंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि एक और वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि भीड़ के ही कुछ लोग जो हिस्से थे वो सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो सीसीटीवी के टूटने से ठीक पहले रिकॉर्ड किया गया था। देखिए कैसे पहले एक नकाबपोश ने दूसरे के हाथ में एक लठ थमाया। इसने लठ से सीसीटीवी को तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। फिर तीसरा आदमी आता है और वही लठ लेकर सीसीटीवी पर लगातार वार करता है। इसके बाद चौथे आदमी ने शेड में लगे सीसीटीवी को आखिरकार तोड़कर हटा दिया। लेकिन इन लोगों की सारी हरकत इस कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब इसी के बिना पर इनकी शिनाख्त की जा रही है। ये सीसीटीवी फुटेज ही हिंसा के आरोपियों के खिलाफ सबसे अहम सबूत है और इसी के आधार पर पुलिस की जांच और कार्रवाई हो रही है। संभल हिंसा की जांच पुलिस कई एंगल से कर रही है। सबसे पहले इस बात की जांच कि हिंसा वाले दिन जामा मस्जिद के आसपास भीड़ किसके कहने पर इकट्ठा हुई। पुलिस की जांच का दूसरा पहलू, मौके पर मौजूद भीड़ को हिंसा के लिए किसने उकसाया। तीसरा, सीसीटीवी फुटेज से जुड़ा हुआ एंगल। संभल पुलिस हिंसा के दौरान तोड़े गए सीसीटीवी कैमरों के डीवीआर जब्त कर उनकी फुटेज रिकवर कर रही है ताकि दंगाइयों की पहचान हो सके। चौथा, संभल पुलिस ने अभी तक 27 मोबाइल फोन को फोरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा है ताकि फोन से जो डेटा डिलीट हो गया है उसे रिकवर किया जाए और यह पता लगाया जाए कि हिंसा की प्लानिंग क्या पहले से की गई थी। पांचवा एंगल, पुलिस ने कुछ सोशल मीडिया हैंडल को भी आइडेंटिफाई किया है। इन हैंडल से पोस्ट और शेयर्ड वीडियो मैसेज का विश्लेषण किया जाएगा। और छठा, हिंसा के समय के सीसीटीवी कैमरों, मोबाइल वीडियो और ड्रोन कैमरे की फुटेज को खंगालने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके। और आखिरकार रविवार को हुई हिंसा के मामले में जल्द ही स्थानीय लोगों के बयान भी दर्ज कराए जाएंगे ताकि आगे की कार्रवाई की जा सके। आपको मैंने पहले ही बताया कि संभल हिंसा में अब तक 27 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पथराव और हिंसा के 100 से ज्यादा आरोपियों की पहचान हुई है। इनमें से 74 अभी फरार हैं। पुलिस और मृतकों के घर वालों की तरफ से भी एफआईआर की गई। अब तक 12 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। इनमें 2500 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा में अब तक 5 लोगों की मौत हुई है। संभल पुलिस और जिला प्रशासन ने यूपी सरकार को हिंसा पर अब एक विशेष रिपोर्ट भेजी है। इसमें पूरी डिटेल के साथ ये बताया गया है कि सर्वे टीम कब आई, उसके बाद हिंसा कब और कहां शुरू हुई। इस रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि हिंसा के समय कितने लोगों की भीड़ मौके पर मौजूद थी और पथराव के साथ हिंसा शुरू हुई कैसे। पुलिस प्रशासन ने यूपी सरकार को यह भी बताया कि हिंसक भीड़ पर कार्रवाई कैसे की गई। इस रिपोर्ट पर संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी कृष्ण बिश्नोई के दस्तखत हैं। संभल में हालात सामान्य हो रहे हैं लेकिन सन्नाटा अब भी पसरा है। दुकानें तो खुल गई लेकिन खरीदार फिलहाल कम है। इन सब के बीच एहतियातन इंटरनेट बंद है ताकि सोशल मीडिया के जरिए फिर से उन्माद ना भड़काया जाए। जनपद संभल में संडे को जो इंसिडेंट हुआ था उसके बाद में पुलिस द्वारा एहतियातन तौर पर इंटरनेट है वो शट डाउन करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। वो अभी भी कंटिन्यू है लेकिन उसके अलावा बाकी जितने प्रकार की नॉर्मलसी है वो वापस आ चुकी है। निर्दोष के खिलाफ पुलिस कुछ करेगी नहीं। जो आदमी है उपद्रववादी उनके खिलाफ भी पुलिस कार्रवाई करेगी। जो सामान्य लोग अच्छे लोग हैं उनके हम लोग सभी वीडियोग्राफ फोटोग्राफ आधार पर निर्धारित आइडेंटिफाई करेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब होगा अगला चुनावी यात्रा संभल तक। बाकायदा एआईएमआईएम ने ऐसे लोगों की लिस्ट जारी की है जो कि संभल का दौरा करेंगे। कांग्रेस के नेता इमरान मसूद ने भी कहा है कि जल्द ही कांग्रेस के बड़े नेता का शीर्षतम नेतृत्व राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी संभल जा सकते हैं। याद रखिए संभल में जो हुआ वो बेहद अफसोसजनक है, ये सब मानते हैं। ये विवाद जामा मस्जिद और हरिहर मंदिर के विवाद से शुरू हुआ। हिंदू पक्ष की अपील पर निचली अदालत ने सर्वे का आदेश दिया। कई लोगों ने इस आदेश पर सर्वे उठाए। ये पूछा है कि बिना दूसरे पक्ष को सुने ये आदेश तुरंत 2 घंटे के अंदर क्यों दे दिया गया। भले से ही आपको आदेश से कुछ
आप नहीं सहमत हो, कोई असहमति हो, आप उसके खिलाफ ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। पर क्या किसी को भी यह हक है कि हाथ में पत्थर, गोली या फरसे लेकर के सड़क पर उतर जाए? कुछ लोगों ने ऐसा किया, कुछ और लोगों ने उनको ऐसा करने के लिए भड़काया। अब इन सब की शिनाख्त की जानी चाहिए और जल्द से जल्द इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, और साथ ही उन लोगों के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जिनके पास ये इंटेलिजेंस नहीं था कि इस तरीके की उन्मादी भीड़ एक सर्वे के दौरान कैसे जामा मस्जिद के आसपास जमा होगा।